लर्नर से एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स आप लोगों के फाइनल एग्जाम का डेट निकल चुका है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट के VBI क्वेश्चन को डील कर रहे हैं जो आप लोगों के एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है और जो इस बार पूछा जाएगा। तो आज हम लोग क्लास 10th के जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट होता है तो सामाजिक विज्ञान के VBI ऑब्जेक्टिव को डील करने वाले जो आप लोगों का बोर्ड परीक्षा 2023 में होने वाला है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को रट लेते हैं तो एक भी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग सामाजिक विज्ञान के VBI क्वेश्चन को डील करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ना सामाजिक विज्ञान का वो इस प्रकार से है कि मेजेनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजेनी था तो उसका जो संबंध था वह किस संगठन से था। तो ये हम सब जानते हैं को किससे था, तो वह कार्बोनारी से था। किससे? कार्बोनारी से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जो रूस है तो रूस में जार का अर्थ उस समय क्या होता था। तो ये भी मैंने कितनी बार आप लोगों को करवाया है कि रूस में जार का अर्थ होता है कि जो रूस का सम्राट होता है वही उसका मतलब होता है। तो जार का अर्थ हुआ कि रूस का सम्राट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। जो हुआ हुआ आंदोलन था वह किस प्रकृति का था। तो याद रखिए कि हुआ हुआ आंदोलन जो था ना यह धार्मिक आंदोलन था। कैसा था? धार्मिक आंदोलन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में, हमारे इंडिया में, प्यारे भारत में खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था यह कब से शुरू हुआ था? क्या 1920 में या 22 में या 1924 में या 1926 में हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ना आप लोग याद रखिएगा कि यह 1920 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। हमारे मतलब कि भारत में ना 1917 में पहला जूट मिल का स्थापित हुआ था। तो वह कहां पर स्थापित हुआ था यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि जो पहला जूट मिल स्थापित हुआ था ना हमारे भारत में वह कोलकाता में हुआ था। और कब हुआ था तो डेट याद रखिएगा 1917 में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। जो पूंजीपति वर्ग जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता था तो उसके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। क्या श्रमिक का या मध्यम का या कृषक का या सभी का हुआ था। तो ये हम लोग जानते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग था ना वह श्रमिक, मध्यम और सभी का वह क्या करते हैं कि शोषण करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। जो प्राचीन काल में हमारे मतलब कि जैसे कि हम लोग एशिया में है, हमारा भारत किस में है तो एशिया में, पाकिस्तान किस में तो एशिया में, चाइना किस में तो एशिया में। तो एशिया और यूरोप के बीच में कैसे व्यापार होता था। तो आप लोगों ने बार बार किताब में या कहीं पर भी सुनने होइएगा कि रेशम मार्ग या सिल्क रूट। तो उसी को हम लोग कहते हैं रेशम मार्ग या इंग्लिश में सिल्क रूट। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है कि गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। जो गुटनबर्ग था वह सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई करता है। तो याद रखिए कि गुटनबर्ग जो है ना वह ईसाई धर्म से रिलेटेड था। वह ईसाई धर्म से, तो वह सबसे पहले अपने ही बुक का करता है और बाइबिल का करता है। किसका करता है? बाइबिल का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। ये तो बहुत ही ज्यादा VBI और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग क्या कहते हैं कि महात्मा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हम लोग कहते हैं ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो किसे कहते हैं तो आप लोग कहिए कि महात्मा गांधी जी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। और ये सभी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा VBI और गेस क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन देखिएगा इसी में से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में फाइनल में छपेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है कि कौन सा सामाजिक वर्ग विद्युजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो यह भी कितनी बार करवाए, कौन सा आया था तो आप लोग कहिए कि मध्यम वर्ग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य वर्ग।
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। हमारे बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था, ये आप लोग बार बार सुनते हुए कि जेपी, किसने किया था? जेपी ने। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है कि टीपू सुल्तान शासक से, जो टीपू सुल्तान था तो वह कहाँ के शासक था? क्या मैसूर का या शिमला का या कश्मीर का या इनमें से किसी, मतलब कि कोई का नहीं था। तो कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा जो टीपू सुल्तान था ना, यह मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हमारे यहाँ पर अमृतसर में होता है, तो वह कब होता है? तो ये तो आप लोगों को जरूर ही मालूम होना है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश के मतलब काले अक्षरों से ये लिखाने वाला दिन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर जो समाचार पत्र था तो उसके मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? कौन से गवर्नर को कहा जाता है? तो याद है क्या कि जो चार्ल्स मेटकाफ था ना, उसी को क्या कहते हैं कि समाचार पत्रों का भारतीय के मुक्तिदाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा हाथी किया था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दांडी यात्रा, जिसमें 78 वो अपने क्या है कि दोस्तों के साथ वह मतलब कि नमक सत्याग्रह करते हैं। वह कहां से करते हैं? तो दांडी से करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दांडी। और अगर आप लोगों से पूछा जाए ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे शुरू हुआ, तो आप लोग बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना, वह दांडी यात्रा से यानी नमक कानून तोड़ने से ही स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 इस प्रकार से कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। पूछा गया है कि बंगाल का जो विभाजन है वो बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो याद रखिए कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था ना, ये 1905 में हुआ था। लेकिन यह क्या है कि स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। जब 1912 में आता है ना, मतलब ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर, तो वह इसे रद्द कर देता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है। जो कार्ल मार्क्स थे, जिसे क्या कहा जाता है? तो साम्यवादी का जनक कहा जाता है ना। आप लोग पढ़े होइएगा, यह मैंने भी पढ़ाया है। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा कि पहला तो दास कैपिटल आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा, और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये किसने कहा था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार मैंने करवाया है। ये किसने कहा है? तो याद रखिए कि यह कहा गया है मार्टिन लूथर किंग द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 इस प्रकार से है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली और जर्मनी है, तो उन दोनों के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? क्या इंग्लैंड था या रूस या ऑस्ट्रिया या प्रूसिया था? कौन सा देश जो था ना इसके विरुद्ध था? तो कौन था? तो याद रखिए कि जो ऑस्ट्रिया था ना, वो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 इस प्रकार से है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो इसका तो सभी को मालूम होगा कि जर्मनी का एकीकरण का मतलब जो किसे कहा जाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। और तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या करेगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात
करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि हमारा अभिप्राय यही ना होता है कि समाज में जो स्त्री और पुरुष है तो उनके जो असमान मतलब की भूमिका है उसी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं तो 22 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? कौन सा जो है ना वह संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो संघ राज्य की विशेषता में जो नहीं है ना, याद रखिए कि इकहरी शासन व्यवस्था यह नहीं है। बाकी लिखित संविधान तो है, जैसे हमारे भारत में शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय, तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 इस प्रकार से है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कौन सा इन चारों में से जो है ना वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, यही बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बहुसंख्यों का शासन। यहाँ पर क्या है कि बहुसंख्यों का जो शासन होगा ना वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं तो 24 इस प्रकार से है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से यह घोषणा दी गई है। मतलब हमारा भारत जो है ना ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। क्या है कि एक राज्य है। ठीक है, तो ये कहां पर लिखा हुआ है? तो जब आप लोग प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल पढ़िएगा ना, प्रस्तावना जो ये आप लोगों को किताब के लास्ट पेज पर आप लोगों को लिखा होता है प्रस्तावना, तो उसी में लिखा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार से है कि कुछ लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। कौन सा मतलब लोकसभा का चुनाव है ना जिसके बाद 10% से अधिक हो गया था? तो याद रखिएगा कि वह 16वीं लोकसभा चुनाव था। कौन सा? 16वीं लोकसभा चुनाव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं ना तो 26 इस प्रकार से है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? कहा गया है कि जो हमारे यहाँ संघ जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य जैसे कि हमारे यहाँ पर 28 राज्य है, तो उसके बीच में जो शक्ति का विभाजन होता है तो ये कितने सूचियों में? तो आप लोगों ने 3 सूची पढ़ा होगा। पहला पढ़ा होगा संघ सूची, दूसरा पढ़ा होगा राज्य सूची और तीसरा पढ़ा होगा समवर्ती सूची। तो यही क्या होता है कि 3 सूची होता है। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 सूची। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं तो 27 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? यानी कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी कौन सा नहीं था? तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि जेड गुड्डी है, या भी मैंने कितनी बार करवाया है कि जेड गुड्डी जो थे ना वो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना वह इस प्रकार से है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? हमारे बिहार के बगल में सटा हुआ जो देश है सबसे छोटा सा नेपाल, तो नेपाल का शासन प्रणाली क्या है? तो याद रखिएगा कि हमारे भारत में शासन प्रणाली कौन सा है? तो आप लोग कहिएगा कि लोकतंत्र। तो सिमिलरली नेपाल में भी है ना वह लोकतंत्री शासन प्रणाली है। वहां पर 2006 में ना फिर से लागू हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं तो 29 इस प्रकार से है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा VBI क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसे कि बीजेपी का क्या है निशान? तो आप लोग कहिएगा कि कमल का फूल। कांग्रेस का क्या है? तो आप लोग कहिएगा कि पंजा। RJD का क्या है? तो कहिएगा कि लालटेन। तो ये कौन देता है? तो आप लोग कहिएगा कि यह देता है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं तो 30 इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किस देश के मतलब देश में सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया हुआ है? 19 में कौन सा मूल अधिकार दिया हुआ है? तो याद रखिए कि यह है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं ना तो 31 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा है ना सो राष्ट्रीय दल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सेंटर में यानी वो तो राष्ट्रीय दल है ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो है ही और बहुजन समाज पार्टी, तो यह बहुजन समाज पार्टी जो है ना यह नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं तो 32 इस प्रकार से है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। गणतांत्रिक का मतलब कब किया था, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग 26 जनवरी को मनाते हैं ना रिपब्लिक डे यानी गणतांत्रिक दिवस, तो वही तो होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं तो 33 इस प्रकार से है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। जो लोक जनशक्ति पार्टी है एलजेपी जो है ना, तो इसका पूछा गया है कि चुनाव चिन्ह क्या है। तो चुनाव चिन्ह याद रखिए कि एलजेपी का है बंगला। क्या है? बंगला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं तो 34 इस प्रकार से है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा जो होता है ना शासन प्रणाली, उसे सबसे अच्छा माना जाता है। तो हमारे भारत में क्या है कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र कोई क्या है कि सबसे अच्छा शासन प्रणाली माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं तो 35 इस प्रकार से है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। जो ग्राम कचहरी होता है तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन सा होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग अपने गांव देहात में भी देखते होइएगा। तो कौन होता है, तो आप लोग कहिए कि सरपंच। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं तो 35 है कि ग्राम कचहरी का, ये तो बता दें कि सरपंच होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं तो 36 इस प्रकार से कि किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ये तो सिंपल है, जिसका राष्ट्रीय आय सबसे अधिक मतलब कि अधिक होता है वह क्या कहलाता है, तो वह विकसित कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं तो 37 इस प्रकार से है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। हमारे भारत में वो कौन सा राज्य है 28 राज्य में से जिसका प्रति व्यक्ति आय जो है ना वह सबसे ज्यादा अधिक है। तो याद रखिए कि जो गोवा है ना सबसे छोटा राज्य, उसी में क्या है कि सबसे क्या है कि प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं तो 38 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का पूछा गया है कि जो पैसा होता है तो उसका कार्य क्या नहीं है, वही पूछा गया है। तो मुद्रा जो है वह मुद्रा क्या नहीं कर सकता है, तो मुद्रा तो विनिमय का माध्यम है, मूलक का माप है, मूलक संचय भी है, लेकिन क्या यह उत्पादन करेगा कभी, तो कहेगा कि नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं तो 39 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक कौन सा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग किसी भी नोट को देखिएगा तो नोट पे क्या लिखा रहता है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं तो 40 इस प्रकार से है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो ऊर्जा होता है एनर्जी, तो एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है, यही पूछा गया है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि कोयला भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है और विद्युत भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं तो 41 है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था। जो थम्स अप ब्रांड है ना तो उसे कौन से कंपनी ने जो है ना वह खरीद लिया था। तो आप लोग कोका कोला पर पीते होइएगा ना, या कोका कोला गाना भी सुनते होइएगा, तो कोका कोला जो कंपनी है ना उसने थम्स अप को खरीद लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं तो 42 इस प्रकार से है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। हमारे एशिया का जो है ना सबसे पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कि यह हमारे प्यारे भारत में है। कहाँ पर है, भारत में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं तो 43 इस प्रकार से है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। हमारे यहाँ पर डाक जो विभाग होता है तो यहाँ पर डाक विभाग की स्थापना जो है ना वह कब हुआ था, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि हमारे यहाँ डाक विभाग का जो स्थापना हुआ था यह 1854 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं तो 44 इस प्रकार से है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, किस प्रकार का लेन देन होता है। तो याद रखिए कि जो लेन देन होता है ना यह अल्पकाल होता है। क्या होता है, अल्पकाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45 इस प्रकार से है कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। आर्थिक आधारभूत संरचना का पूछा गया है कि कौन सा जो है ना वह घटक है। तो याद रखिए कि जो वृत्त होता है ना यही क्या होता है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक होता है। और यह सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा गेस और बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस इसमें लगा है बहुत ज्यादा। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को रट लेते हैं ना तो सामाजिक विज्ञान में अगर आप लोग कह सकते हैं कि अगर 70 क्वेश्चन पूछा गया है ना तो कम से कम आप लोग 55-60 क्वेश्चन तो इजीली बनाकर ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते हैं। तो 46 इस प्रकार से है कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता चिन्ह का उपयोग होता है। जो खाद्य पदार्थ होता है, जो खाने वाला चीज होता है ना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किसका होता है, तो 1 मार्क का होता है, 1 मार्क का होता है। लेकिन सोना चांदी पूछा है कि सोना चांदी का कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कि वह हॉल मार्क होता है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। तो 47 इस प्रकार से है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। जो प्लानिंग कमीशन होता है ना, आपने 5 साल वाला सुना है कि 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, तो उसका आयोग जो है उसका स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि उसका स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो 48 है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। हमारे भारत का वित्तीय राजधानी जो है ना वह किस शहर को कहा जाता है, यही पूछा गया है। तो वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो आप लोग सिंपल कहिएगा कि जो मुंबई है ना उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय कहते हैं राजधानी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। तो 49 इस प्रकार से है कि आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है, तो यह जो है ना यह परिणात्मक और गुणात्मक दोनों से परिवर्तन से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 और आज के लास्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो मैंने 50 तक करवाया है ना, इससे कम से कम आप लोगों को 10-15 क्वेश्चन तो फिक्स है कि फाइनल एग्जाम में रहेगा। इसलिए आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ, संस्कृत, हिंदी मतलब सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को तैयारी करवाना है, ठीक है। तो इसका भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, हमारे यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये बोलिएगा कि 1986 में। कब, 1986 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं ना तो आप लोग बिगिनर्स लर्न टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जाकर।